बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जो भी हुकूमत या जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत बामुकाबला PTI, वो सियासत हो या फिर मईशत, जो इक़दामात हुकूमत उठा रही है उन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एतराज़ भी कर रही है, तनकीद भी कर रही है और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। यही वो काम इससे पहले जब PTI हुकूमत में थी तो ये इत्तेहादी जमातें जो अपोजिशन में थी वो इस पर तनकीद किया करती थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इक़दामात के ऊपर इत्तेहादी जमातों को आड़े हाथों ले रही हैं। सुपर टैक्स ताज़ा तरीन इक़दाम है जो हुकूमत की जानिब से लगाया गया और एक बजट के बाद, वफाकी बजट के बाद सुपर टैक्स का नफाज भी हुआ, जिसमें बड़े जो मुनाफा कमाने वाली जो सनतें हैं, कहा यह जा रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब वो लोग भी कुछ दें, अपने मुनाफे में से जो है वो तफ़कीफ़ गुर्बत के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद ये की जा रही है कि इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अब ये तमाम तर चीज़ें जो इक़दामात हैं, तमाम बातें हैं, ये एक चीज़ बड़ी अहम है, बहुत वाज़ेह है और गौर तलब है कि चाहे वो साबिक़ा हुकूमत हो या फिर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, माशी इस्लाहात के लिए काम क्यों नहीं किया गया और आवाम की खुशनुदी से ज़्यादा IMF की खुशनुदी क्यों अजीज़ है? क्यों IMF के सामने जाकर हम उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनकी तमाम शराइत मानने पर मजबूर होते हैं? वैसे तो इंदिया दे दिया है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने, वो कहते हैं कि जनाब आइंदा 4 से 5 माह में मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हम नहीं होंगे। लेकिन एक और तरफ हम बात करते हैं जब एहतसाब की, तो नैब तरमीमी बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यानी इत्तेहादी हुकूमत अपने तौर से नैब तरमीमी बिल के अंदर तरमीम किया, कौमी असम्बली से मंजूर कराया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानने को तैयार नहीं है। यानी एहतसाब अपनी अपनी मर्जी का, एक एहतसाब किसी तरह से चाहते हैं, दूसरे एहतसाब किसी और तरह से चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब और मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जवाद अहमद साहब जो कि आम आदमी पार्टी के सरबराह भी हैं और बराबरी पार्टी के सरबराह हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया भी उनसे लेंगे और सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले हसन खावर साहब आपकी तरफ में ज़रा आता हूँ। ये जो आप ही जो इक़दामात उठाते थे उनका आप दिफा करते थे, आपकी हुकूमत दिफा करती थी, चाहे वो IMF का हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, गैस हो या फिर कोई भी हो। लेकिन अब जबकि ये हुकूमत वो इक़दामात उठा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब देखें, एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो मीशत है वो मुश्किलात का शिकार है और जो भी हुकूमत आती है जाहिर है कि उनको अनपॉपुलर स्टेप्स लेने पड़ते हैं और कुछ आपकी मुआशी रियलिटीज़ भी हैं, उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। कोई किसी शख्स के पास जादू की छड़ी नहीं है। हम लोग जब थे, हम लोगों ने मुश्किल स्टेप्स भी लिए और एक पूरी हिकमत अमली भी थी जिसके तहत चले। मसला ये नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये आकर तो हम कह रहे हैं कि ये कीमत ना बढ़ाएं, कीमतें तो बढ़ानी पड़नी थी, लेकिन 2-3 बड़े बुनियादी से मसाइल हैं। हमें एक बहुत ही नए खुदा ना खास्ता लो लेवल के ऊपर लेके जाएगा, एक नया लो हम हिट करेंगे। एक तो ये है कि आप देखें कि जितनी प्राइस इंक्रीज थी उसको जिस तेजी से पास ऑन किया गया है उससे लोगों की कमर टूट जाएगी। ये बात ठीक है कि आपने इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी उसको पास ऑन करना था। अगर ये लोग कोई चीप सोर्सिंग नहीं कर सकते, रूस के पास नहीं जा सकते, पहली बात तो रूस से तेल लेना चाहिए जो हमारा प्लान था। अगर वो नहीं भी करते तो कोई फेज्ड एक तरीके से चलते, बारी बारी करके करते, और कम से कम ये जो IMF से वादा कर रहे हैं 750 अरब का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, इस वक्त तो ये गरीब लोगों पे एक तलवार बन के टूटेगी। क्या आपकी हुकूमत ने IMF से PDL के हवाले से वादा नहीं किया था? जी बिल्कुल, IMF से हमारी ये बात हुई थी, लेकिन उस वक्त तेल की कीमतें उस लेवल पे नहीं थी और आप IMF के तमाम पुराने प्रोग्राम लेवी तो लगाने का वादा किया था ना। मैं ये नहीं पूछ रहा कि किस लेवल पे थी, लेकिन वादा तो आपकी हुकूमत ने भी किया था। जी बिल्कुल, हमारा पिछले साल भी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा पिछले साल लेवी का बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन हमने नहीं कलेक्ट किया। जब हमने देखा कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हम उस वादे से पीछे हटे, क्योंकि देखिए हुकूमत का ये काम है एक बैलेंस, बिल्कुल ये नहीं समझ इनकार करके निकल आई। लेकिन तो आप समझते हैं कि ये वादा खिलाफी जो की वो आप लोगों को करनी चाहिए थी? यानी मेरा सवाल ये है कि यही कहा जाता है कि आपने जो वादा किया IMF से उससे रूगर्दानी की, और जब रूगर्दानी की तो उसके प्रोग्राम से आप हट गए एक तरीके से।
पाकिस्तान ने IMF के साथ 22 प्रोग्राम किए हैं। आप हर प्रोग्राम की रिपोर्ट उठा कर देख लें, हर प्रोग्राम में तब्दीलियां आती हैं और उसमें फिर IMF से आप बात करते हैं और वो आपको एग्जेम्पशन देता है अगर आप उनसे नेगोशिएट कर सकें। ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात ज़्यादा अहम है, और दूसरी बात ये है कि हमारी हुकूमत की एक हिकमत अमली थी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमारी हुकूमत की हिकमत अमली ये थी कि हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री को चलाया, हम लोगों ने सर्विसेज सेक्टर को, IT एक्सपोर्ट्स को ग्रो किया, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए ताकि वो पूरी मईशत का पहिया चलाए और बाकी पूरी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए। आज जब आप ये बजट देखते हैं, पहले एक झूठ बजट दिया गया 10 जून को, अब असल बजट की जो तफसीलात है वो बाहर आ रही हैं, जैसे जैसे हुकूमत नए टैक्स लगा रही है। अब लोगों का एक सवाल है, और ये जो माहिर माशियात है उनका सवाल है कि इस वक्त मईशत को चलाने का फार्मूला क्या है, मईशत को चलाने की हिकमत अमली क्या है। टैक्स तो आपने पे दर पे लगा दिया, होगा क्या कि जब आपने सनतों के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए तो उनका पहिया भी स्लो होगा, वो कंज्यूमर का पास ऑन करेंगे। आप जो डीवैल्यूएशन है वो भी कंज्यूमर का पास ऑन होगी। आपकी तेल, बिजली, गैस की कीमतें भी होंगी, डिमांड तो आपकी सप्रेस हो जाएगी, रेवेन्यू तो आपसे फिर भी कलेक्ट नहीं होना। रेवेन्यू तो तब कलेक्ट होता है जब मईशत का पहिया चल रहा हो। भले आप मेरे पे टैक्स जो है 20 के बजाय 70% लगा दें, लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, तो आप मेरे से टैक्स चल मैं जवाद साहब की तो तरफ आता मईशत हूं, को चलाने का आपकी इन्हीं पॉइंट्स को लेकर मैं जवाद साहब की तरफ आता हूं। जवाद साहब, आप पाकिस्तान बराबरी पार्टी की रहनुमा भी हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ये क्या देख रहे हैं, किसकी बात को माने? क्योंकि हसान साहब तो जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने रीजंस बताई हैं, अब जो हुकूमत की जो बजट आया है उसके ऊपर वो तनकीद करते हैं, लेकिन अपने दौर के अंदर किए जाने वाले इकदाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैलिडेट कर दिया कि उसने उन तमाम सेक्टर्स, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, लार्ज स्केल हो, IT हो, उन तमाम सेक्टर्स में रोजगार की और उनकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम किया। अच्छा देखें, हम तो इनमें से किसी की बात भी नहीं मानते। अगर हम मानते होते तो फिर हम पार्टी क्यों बनाते। मैं 2013 में मुझे इमरान खान ने कहा था पार्टी में आने के लिए PTI में, तो मैं चला जाता। हम समझते हैं कि न्यू लिबरल इकोनॉमी जो है एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर जब भी आप चलाएंगे और उसके अंदर स्टेट को कोई कंट्रोल नहीं देंगे इकोनॉमी का, स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकती उसको, स्टेट जो है वो मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकती, स्टेट जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है इंडस्ट्रीज़ को भी और अदारों को भी और ज़मीनों को भी, पाकिस्तान की रूरल भी अर्बन भी, वास्ट पीसेस ऑफ लैंड जो है आप दूसरे मुल्कों को देने को तैयार होते हैं। तो इस तरीके से तो आम लोग जो हैं वो तो पहले ही इस मुल्क में कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। क्या हम सारे जो इस बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें कभी ये मसला हुआ है कि आज हमारे घर में रोटी पकनी कि नहीं पकनी? और ये पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। क्योंकि मुझे मालूम है और आपको मालूम है कि 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम वेज मिलती है। कहने को तो 20,000 होती है, लेकिन वो 10,000 भी नहीं मिल रही होती। अर्बन सिटीज़ के अंदर भी ऐसा होता है। तो लोग पहले जो है सब्सिस्टेंस के लेवल पे रह रहे हैं। तो ये मईशत में बेहतरी आप इसे देखते हैं या मजीद महंगाई का तूफान आता हुआ आपको नजर आता है? जो सुपर टैक्स की अब बात हो रही है, क्योंकि टैक्सेस और ये तमाम चीजें PTI गवर्नमेंट में भी इंपोज होती रही हैं। लेवीज और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब भी होती रही, और 3.5-4 बरसों के अंदर PTI को जो चैलेंज दरपेश रहा है वो तो महंगाई है। होशुबा महंगाई में तो इजाफा PTI हुकूमत में काफी ज्यादा हुआ, जिसका एतराफ खुद PTI भी करती रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना जी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी। और ये सुपर टैक्स जो है ना, अगर तो आप लगाते हैं और फिर तमाम सनतें जो आप कह रहे हैं जी हमने टैक्स किया है उनको और सारा कुछ, फिर आप उनको इस तरह रेगुलेट भी करते हैं कि वो अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो फिर तो बात बनती है ना। लेकिन अगर वही वो अवाम पे डाल देते हैं ये सारा जो इन्फ्लेशन का जो उनको सामना होगा अवाम को, तो उसका क्या फ़ायदा है कि आप सनतों से टैक्स ले रहे हैं, सिवाय इसके कि कौमी खजाने में थोड़े पैसे और चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इकॉनमी का जो रुख है जब से पाकिस्तान बना है वो अमीरों की तरफ है, गरीबों की तरफ नहीं है। तमाम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, जो भी आप नहीं बनाते हैं वो अमीरों के लिए जा रही है। मैं उसका छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस वक्त पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चलाती है ना इस मुल्क को, उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं आप देख लीजिए कि पिछले 15 साल में 3 पार्टीज ने रूल किया है। आप इन सब के एसेट्स उठाएं और आप देखेंगे इनके एसेट्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, आप देखेंगे इनके इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, आपको पता चलेगा इन सब की बढ़ी है। और ये वो लोग हैं जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं हमारी,
हमारे लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? जिनको इन्फ्लेशन तो ये दे रहे हैं, साथ इनको ये इनकम जो उनकी पहले से है उसको प्रोपोर्शनली फिर बड़ा होना चाहिए था ना, वो नहीं दे रहे। कोई किसी किस्म की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर रहे। बच्चे उसी तरह स्कूलों से बाहर हैं, उसी तरह जो है उनको इलाज नहीं मिल रहा लोगों को, उसी तरह बेरोजगारी है। आप इंडस्ट्री लगा नहीं सक रहे इस मुल्क के अंदर, रियासत तक इंडस्ट्री के अंदर जाने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए कि ये क्या ऐसा साफ नहीं पता लगता कि इस मुल्क में जो लोग रूल कर रहे हैं वो उसी क्लास से हैं जिस क्लास को फायदे हो रहे हैं, वो बेनिफिशियरी क्लास, और उसी के लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। 3 पार्टीज हैं लेकिन असल में एक ही पार्टी है ये। और इसके अंदर अगर आप ये भी देख लीजिए कि ये सारे लोग जो हैं, इनमें से कितने लोग कौन सी पार्टी छोड़ के कब किसी और पार्टी में गए हैं, फिर वापस आए हैं, और कभी ये उनको बुरा भला कहते हैं, कभी कोई और पार्टी उनको बुरा भला कहती है जब वो इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब एक हैं, और ये कोई एक दूसरे के दुश्मन जानी नहीं है। ये सब पैसे बना रहे हैं। पैसा कौन नहीं बना रहा? गरीब लोग। पैसा कौन नहीं बना रहा? मिडिल क्लास के लोग। और ये लोग रहते भी मिडिल क्लास की तरह नहीं है। आप इनके अगर मेन जो हमारे लीडर्स हैं उनको देखें तो इस मुल्क के अंदर तो आप रह भी नहीं सकते। अगर आपके अंदर इतना सा भी दिल है ना तो आप नहीं रह सकते सैकड़ों के नालों में। यानी आप ये नहीं रह समझते हैं सकते कि तमाम रूलिंग पार्टी जो है रहते वो एक हैं और उसके अंदर आप इनमें कोई डिफरेंस नहीं समझते। लेकिन बात यहाँ पे ये कि यही पार्टीज है और यही पार्टीज बार बार अवाम के पास जाते हैं, अवाम इनको मुंतखब करते हैं, पार्लियामान में लाते हैं और अपना मसीहा समझते हैं, लेकिन मसीहाई उनकी क्या हो पा रही है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके शुरुआत करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन साहब, एक सवाल जो जानना चाहता हूं कि चाहे वो आपकी हुकूमत हो या उससे पहले की या मौजूदा, IMF के हवाले से जो माशी इस्लाहात है उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जाता? यानी IMF के पास जाना तरजीह है, IMF के पास जाना ऑप्शन है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं कि वो इस्लाहात करके IMF की तरफ जो ऑप्शन है उसको खत्म कर दिया जाए? ये क्यों नहीं कर सके? आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकी 3.5-4 वर्षों में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि IMF के पास अपनी मईशत को इस तरह चलाना चाहिए कि IMF के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, एक बड़ी बुनियादी से आपको बात बताऊं कि IMF के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। IMF के पास आप तब जाते हैं जब आपको बैरून ममालिक से कर्जे चाहिए हों, लेकिन कोई आपको दे ना रहा हो और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट का क्राइसिस हो, यानी आपके पास डॉलर नहीं है। अब डॉलर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जो बरामदात है वो बढ़ाएं और अपनी तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस उनको बढ़ाएं। और इसी वजह से PTI की गवर्नमेंट ने इन 2 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहा पिछले 3 साल। आप स्टेट बैंक का डेटा उठा के देख लें, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं 1990 की दिहाई से जो है ये कोई 25, 23, 22, 24 अरब डॉलर के करीब रही। पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि ये 30 अरब डॉलर से तजावज कर गई। लेकिन ट्रेड इसी डेफिसिट तरह भी आपकी हुकूमत में रिकॉर्ड रहा, आपका ट्रेड डेफिसिट भी काफी ज्यादा रहा, कर्ज भी आपकी हुकूमत में जो है वो 76%, आप ही के वजीर खजाना के बकौल 76% ऑफ द टोटल लोन जो कि अब तक लिया गया वो लिया गया PTI की गवर्नमेंट में। मैं आपको कर्जे पे आता हूँ, इसका भी एक जवाब है, मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि दरामदाद जो है, आप बिल्कुल आपकी बढ़ती है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, लेकिन उसका एक ही हल है कि आपने अपनी बरामदाद बढ़ानी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल के अंदर आपकी बरामदात को 23 बिलियन डॉलर से उठा के 30 पे ले जा सकती है, तो पिछले जो 30 साल की हुकूमतों ने क्या किया? क्या किसी ने बरामदात पे फोकस की? क्या किसी ने तरसीलात ज़र पे फोकस किया? दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पाकिस्तान के कर्जों को देखना है और ख़ास तौर पे बैरूनी कर्जों को, तो ये देखने वाली चीज़ है कि किसी भी हुकूमत ने पुराने कर्जों की अदायगी के लिए कितने कर्जे लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए कितने कर्जे लिए। और आप जब हमारे डेट की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो उसमें मेजॉरिटी वो है जो पिछले कर्जों की रीपेमेंट है। इसीलिए IMF आपको प्राइमरी बैलेंस का कहती है। उसका मतलब यह है कि आप खुद, क्या आपकी जो आमदनी है खर्चे से ज्यादा है कि नहीं है, तो आपने पिछले कर्जे तो उतारने हैं। आलमी दुनिया में आप ये तो नहीं कह सकते। अच्छा, एक तीसरी बात ये है, क्योंकि पहले टैक्स की बात की और जवाद साहब भी टैक्स की बात कर रहे थे। देखिए, टैक्स का अब हाल ये है कि आपने कुछ सनतें ऐसी हो गई कि तकरीबन ये है कि आप उनसे ये कह रहे हैं सनतकारों से कि आप 100 रुपया कमाएंगे तो उसमें से आधे पैसे आप हुकूमत को देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी हुकूमत के अंदर जहाँ पे सनतकार, आपका शहरी, आपके लोग ये देखेंगे कि आप अखबार में इश्तिहार देते हैं अरबों के, आप जब टूर्स पे जाती हैं तो 150 लोगों की लिस्ट बनती है,
तो वो ये कहता है कि मेरे पैसों में से आधे पैसे फिर आप किस लिए लेके जा रही हैं अगर आपने यही करना है। और ये जो नैब के कानून का क्योंकि आपने जिक्र किया, जब वो ये देखता है कि आपकी जो कानून साजी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को छूट देने के लिए है, आप नैब के कानून को चेंज करते, बेहतर करते, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब मनी ट्रेल देने की जरूरत नहीं। आप कहती हैं बैरून मुल्क से अगर सबूत आएगा तो वो काबिल कबूल नहीं, क्योंकि पैनामा लीक्स में आपका नाम आया। आप ये कहते हैं कि अगर आपके असासे जो हैं वो आपकी इनकम से ज्यादा हैं तो तब भी आपको जरूरत नहीं बताने की। अगर एक करप्ट अफसर है, उसके साथ कोई प्राइवेट शहरी काम करके उसके साथ करप्शन कर रहा है, उसको भी आप नहीं पकड़ेंगे ताकि कोई वादा माफ राइट, लेकिन फिर ये तो वही हुआ ना कि आपकी तरफ से नैब के ऊपर बात की गई, एहतसाब की बात की गई, 3.5-4 बरसों के अंदर उस नैरेटिव को आगे लेके जाया जाता रहा, लेकिन उसका रिजल्टेंट जो है वो नजर नहीं आया। लेकिन अब यहां पे जो बात आ रही है कि नैब कवानीन में तब्दीली मौजूदा हुकूमत चाहती है उनमें तब्दीली कर दें, आप उसके ऊपर चाहते थे कि वो वैसे ही रहे। अब जब ये धेंगा मुश्ती होगी या ये सूरत हाल है, पीटीआई ने उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो एहतसाब तो बीच में लटक के रह गया। मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर फरूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर कि ये जो सुपर टैक्स है इसमें आपके नजदीक जो इकदाम उठाए गए हैं, जो सनतकारों पर टैक्स, वन टाइम टैक्स लगाया गया है, मईशत की बेहतरी के लिए है, मजीद महंगाई आएगी, ऐसा पहली बार हुआ है, कौन ठीक है? यानी पीटीआई तो दावा करती है कि हमने बेहतरी की, आज की हुकूमत ये कहती है कि हम बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। असल हकीकत क्या है? आवाम किस चीज को जानना चाहती है और क्या आप बताना चाहते हैं कि रियल पिक्चर है क्या? साहब, बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए आपने। मैं समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से शुरू करूं। शुरू कर देते हैं फरीद साहब अप्रैल की 11 तारीख से, और वो इसलिए कि उस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा के दफ्तर का। उस दिन पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल। मैं दो चीजें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, और दोनों इशारिये हैं। पहला तो ये कि उस दिन मुझे याद है कि स्टेट बैंक के पास कोई 10.4 अरब डॉलर पड़े, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट कवरेज नहीं थी। यानी कि 5-6 हफ्ते की आप रिपोर्ट कर लें, उसके बाद खजाना हो जाता था खाली। ठीक है। दूसरा इशारिया ये था कि 5,000 अरब का जो बजट का खसारा है वो विरासत में मिल रहा था नई हुकूमत को, साबिका हुकूमत की तरफ से, जो पाकिस्तान की 74-75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा। लेकिन यही खसारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी मिला होगा ना, जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी। जी, मैं कह रहा हूं कि ये बुलंद तरीन खसारा था। ये पाकिस्तान की तारीख का ये इतना एलिवेटेड जो बजट का खसारा है, ये पहले कभी हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। तो दो बार की। अगर तीसरा इसमें आप इजाफी करना ऐड करना चाहते हैं तो तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर का जो तिजारती खसारा है वो भी पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में पहले नहीं था। तो ये तीन चीजें थी जो विरासत में मिल रही हैं, जो मौजूदा हुकूमत है उसको साबिका हुकूमत से विरासत में मिली। अब उस दिन तो ये लग रहा था, अगर आप आलमी मंडियों में देखें जो पाकिस्तानी बॉन्ड का हाल हो रहा था, उसकी इतनी सख्त पिटाई हो रही थी, और पैगाम आलमी दुनिया से, आलमी मार्केट से ये आ रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है। और 30 जून की तारीख बताई जा रही थी कि उस वक्त तक पाकिस्तान जो है विल बी अनदर श्रीलंका। तो मैं समझता हूँ वहां पे हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ लेके जानी। अवाम के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो महंगाई थी, लेकिन हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो डिफॉल्ट को किसी तरह बचाना था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक वो तफरीक समझ लीजिए या डिफरेंट चैलेंजेस समझ लीजिए। उस वक्त तक हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने अवलीन तरजीह जो है वो शायद डिफॉल्ट को बचाने। तो फरूक साहब, ये बचा लिया है, या वो जो डिसीजन या जिस डायरेक्शन में चल रही है मौजूदा हुकूमत, क्या वो ठीक डायरेक्शन में चल रही है? इस पर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जवाद साहब की तरफ आता हूँ जरा। जी फरीद साहब, मैं बजाय इसके कि आपको अपनी जाती राय बताऊं, मेरी कोशिश ये होती है जिसको हम कहते हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम, यानी कि जो इज्तमाई दानिश आप समझ लीजिए आलमी मंडियों की। मैंने आपको बताया कि वो अप्रैल के पहले हफ्ते में तो ये मैसेज दे रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे
कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये मैंने एक यू टर्न देखा है उन मंडियों में मई की 27 तारीख को। 27 तारीख को दोबारा से जो सरमायाकार हैं, आलमी सरमायाकार, उन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड्स को दोबारा से खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक। जिसका मतलब ये था कि अब वो ये पैगाम दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट से बच गया है। तो फिर मेरी कोशिश ये हुई कि मई की 27 से पहले ऐसे कौन से इकदाम हुए हैं जिसकी वजह से अब आलमी मंडियां हमें कह रही हैं कि शायद पाकिस्तान ने डिफॉल्ट को जो है वो डॉज दे दिया है और उससे बच गई है। तो वो आप 25-26 तारीख को अगर देखें तो वो ऐलानात सामने आते हैं जिसमें हुकूमत ने सब्सिडी को विड्रॉ किया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये पैगाम पहुंच गया था कि अब पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और किसी तरह से डिफॉल्ट को बचा लिया जाए। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि वो डिफॉल्ट का खतरा जो है फरीद साहब वो टल गया है। ठीक हो गया। मैं जवाद साहब, ये जो फरूख साहब की आपने बात सुनी और जिस तरह से हसान साहब ने बात की है, दोनों की बातों के ऊपर है कि इस वक्त जो दो चैलेंजेस थे गवर्नमेंट को, या तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते या तो आप एक्सट्रीम महंगाई को जो है वो गले लगा लेते। यकीनी तौर के ऊपर डिफॉल्ट और महंगाई के अंदर, महंगाई तो फिर भी आप कर लें लेकिन डिफॉल्ट में तो आपके साथ सारे मामला खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे फरूख साहब फरमा रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, तो इससे देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत जो डिसीजन कर रही है, ऑप्शन तो यही था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं इससे भी ज्यादा ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है जिसको हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और पॉलिटिकल केओस और पॉलिटिकल उर्दू में अगर मैं कहूंगा तो एक अबतरी जो है, अगर ये वाली जारी रहती, और मैं समझता हूं कि जो भी मुक़्तदर कुव्वतें हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, उन्होंने ये जो काम किया है कि थोड़े अरसे के लिए उन्होंने ये वाला मामला ख़त्म कर दिया है कि एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स और बस लड़ाई मार कुटाई वाली, चाहे वो ये करें चाहे वो करें, चाहे PMLN करे चाहे तहरीक इंसाफ करे, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी की सियासत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो लगता है कि उससे वैसे ही इकोनॉमी का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सारा हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ का सियासी जो मॉडल चाहिए होता है। आपको नजर आता है क्योंकि एक तो इन्वेस्टर भाग जाता है। नजर आता है आपको कि वो आ गया कुछ हद तक? नहीं, मुझे नहीं। अब थोड़ा सा इसलिए आता है कि देखिए इमरान खान अभी सिवाय इसके कि वो बातें ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम जलसे जुलूसों की तरफ नहीं जा रहे, वो धरने की तरफ दोबारा नहीं जा रहे, लॉन्ग मार्च की कॉल्स नहीं दे रहे। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें इन्वेस्टर जो आप कहते हैं कैपिटलिज्म है ना, यहाँ पे हम तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चला रहे हैं, चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म है, लेकिन ये चला तो हम वही रहे हैं। तो इसका मतलब इन्वेस्टर ने आना है, इन्वेस्टर भाग जाता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये तो एक अलग चीज है, इसमें मैंने एक तबसरा करना था। असल बात यह है कि आपने 724 बिलियन रुपीस जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को UNDP के मुताबिक आपने दिया है जो सब्सिडी में। इसी तरह आपने 370 अरब रुपया जो है वो आपने जागीरदारों को दिया है। इस मुल्क की जो शराफिया है इसको आप कब तक सब्सिडाइज करते रहेंगे? आप आम इंसान को तो करना नहीं चाहते, इनको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इकोनॉमी के अंदर, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वो वाले नहीं जो IMF कहती है, वो वाले जो इंडिजिनसली हमें करने पड़ेंगे। मुझे लगता है उसमें हमें रियासत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान में एक आम इंसान को खुशहाली कभी नहीं मिलनी। देखें अभी भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारे, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ एक सेफ आपको मैं बता रहा हूँ जो गैस है। और उसके अलावा जो है इलाज के आपको मालूम है क्या हालात हैं, आपको मालूम है बेरोजगारी के क्या हालात हैं, आपको मालूम है कि इसके अलावा भी जो लोग हैं वो डिप्राइव्ड कितने मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि पावर्टी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस मुल्क को इस तरह चला सकते हैं कि आप अमीरों के हवाले कर दें और आप कहें जी कि आप बताइए जी इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, आप सब बताइए कि आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे ताकि ट्रिकल डाउन में गरीबों को मिल सके। मुझे लगता है ये मॉडल इससे ज्यादा और नहीं चलाया जा सकेगा। लेकिन गरीब एक आदमी जो है वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, इलेक्शन के अखराजात भी पूरा नहीं कर सकता, इलेक्शन कैंपेन भी उस तरह से नहीं चला सकता है। अब तक की सूरत हाल तो कम अज कम ऐसी ही है। जवाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे सियासी इस्तेहकाम विद रेलेवेंस टू दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर जरा बात करें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हसान साहब। ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा बड़ी कॉल थी दोबारा वो लॉन्ग मार्च लाएंगे, धरना करेंगे, लेकिन आजकल ऐसी कोई कॉल नहीं आ रही है। इट मींस कि वो ये अपना डिसीजन है उनका, या फिर मुस्तकबल में दोबारा से ये सारे करने का इरादा है? देखिए बिल्कुल प्रोटेस्ट भी होगा और वो सब कुछ होगा जो हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाता है, और गोल जो है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
थोड़ा सा बात को पीछे ले जाना पड़ेगा। फरूख सलीम साहब मोहतरम है, उन्होंने जो बात की, आपने पीटीआई गवर्नमेंट की अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो आप सिर्फ वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें जो मौजूदा हुकूमत ने जारी की अपने हाथ से, और वो आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने कितना ग्रो किया है, एक्सपोर्ट्स कितना ग्रो किया, एग्रीकल्चर ने कितना ग्रो किया, सर्विसेज ने कितना ग्रो किया। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो तफरीक की बात है, मैं एहतराम के साथ, उन्होंने कहा ना कि अवाम का इंटरेस्ट एक है और एक तरफ गवर्नमेंट का एक था, मैं एहतराम के साथ इस बात से डिसएग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है वो किसका नाम है? पाकिस्तान मेरा आपका अवाम का नाम है। पाकिस्तान हमारे सरमायाकारों का नाम है, हमारे दुकानदारों का नाम है, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनका नाम है, हमारे किसानों का नाम है। अगर एक ऐसा बजट और एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे लोग तंग हैं, आपका कारोबारी तबका तंग है, आपका सरमायाकार तंग है, यानी मैंने जो पहले बात की, कोई हिकमत अमली नहीं है मीशत चलाने की, मीशत का पहिया कैसे चलेगा, तो फिर आपने मुल्क कैसे चलाना है? अगर मुल्क की तमाम इकाइयां जो हैं वो तंग है, तो फिर क्या हो रहा है? और कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि आपकी ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे? यानी ये आप मैंने आपको समझते पहले भी कहा हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमिक हिकमत अमली नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि जो सिवाय सेक्टर जी जी सिवाय आईएमएफ की कंडीशंस मानने के और टैक्सेशन को बढ़ाने के अलावा और कोई हिकमत कोई अमली हिकमत नहीं है। अमली, मैंने ठीक, आपको अपना बताया, राइट, कहीं कोई तो हो जो मईशत का पहिया चलाए, राइट। वरना तो मईशत रुक जाएगी। फारूक साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा सर, कि ये जो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे देख लें जो खुद करंट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, तो आप मुझे बताइए कि आफ्टर 16 मंथ्स कहां देखते हैं इकोनॉमी को आप? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस का, माशी बहरान का जिक्र किया गया। माशी बहरान की तशखीस करना, जो बीमारी की सही डायग्नोसिस करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि 6% की जीडीपी जो है वो विरासत में मिली है, और पीटीआई की हुकूमत के आखिरी साल के दौरान जीडीपी जो है वो 6% बढ़ी है। लेकिन हमारी जो माशी बीमारी है वो जीडीपी नहीं थी। हमारी जो माशी बीमारी अप्रैल के महीने में हमें मिली है, वो फॉरेन एक्सचेंज का फुकदान है, यानी कि डॉलर्स खत्म हो गए हैं खजाने के अंदर। और श्रीलंका में भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो हमारे जो माशी बहरान का सही तशखीस करना है, वो फॉरेन एक्सचेंज का बहरान है। तो वो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे पास 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं बचे थे, और जो हमारी अगले 12 महीने की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें जो डॉलर चाहिए होंगे वो 41 अरब डॉलर है। तो आप सोचिए कि हमारा जो बीमारी की तशखीस करना बड़ा जरूरी है, वो बड़ी संगीन बीमारी थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो जखायर है वो खत्म हो वो गए। खत्म, ठीक है। जवाद साहब आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आप आगे इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अगले 6 माह आप इकोनॉमी को और लोगों के हालात को और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको किस तरफ देखते हैं? कोई उम्मीद आपको नजर आती है या आप नाउमीद हैं? देखें, ये इस पे मुनसर है कि मैं देख किस तरह रहा हूँ। अगर तो मैं आम लोगों की जगह पे खड़े होकर देख रहा हूँ मैशत को, तो मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। और अगर मैं इस तरह देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या, जिस तरह उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज बेहतर हो जाएगा, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े से पहले से बेहतर हो जाएंगे, आपका जो क्या उसे कहते हैं करंट अकाउंट का खसारा, आपका मतलब ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहते हैं, जीडीपी आपका बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। मुझे मसला है कि एक आम इंसान की जो इकोनॉमी है इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर क्या फ़ायदा होगा उसको, मुझे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। मुझे लगता है जैसे हम एक गहरे कुएं की तरफ जा रहे हैं, और जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, मैंने फिर कहा पहले, अब फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि ये इलेक्शन जो होते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में गवर्नमेंट्स बनती हैं और फिर वो मैशत को देखती हैं। और एक ज़माने में व्लादिमीर इलिच लेनिन ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट प्रेसिपिटेटेड इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इस तरह देखेंगे, मैंने ये भी सुना है अभी रिसेंटली कि वो जी मैशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और सियासत होनी ही मैशत पे चाहिए भाई। सियासत का मतलब ही यही है कि आपने लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तालीम, इलाज, उनके रोजगार, इज्जत के साथ, और साथ उनकी जो खाना, कपड़ा, घर जो है वो आपने उनको देना है। तो इस पे जो मुझे लगता है गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला है नहीं। इनकी पॉलिसीज भी जो है मुस्लिम नून की, वो प्रो प्योर नहीं है, प्रो रिच है। बहुत शुक्रिया आपके जवाब साहब। हसन खावर साहब सर, थैंक यू सो मच। फरूख सलीम साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा।